तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन। अब होता क्या है, अगर आपके पास यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, फिर ये पॉजिटिव चार्ज है, जब इसको ज्वाइन करते हैं और जो यहाँ पे एक प्लेन आता है दैट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन, अगर हम इस तरह से प्लेन बना दें यहाँ पे, दैट इज़ द प्लेन विच इज़ कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेन। अब इस इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और क्या बात करनी है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट पी कैप का डायरेक्शन अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब पी का डायरेक्शन इस तरह से होगा, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पी कैप या वेक्टर पी कह लीजिए, ये पी कैप की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं अगर कोई भी पॉइंट हम इक्वेटोरियल प्लेन में लेते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट होगी या फिर राइट होगी रिजल्टेंट। अब सोचिए, थोड़ा डेरिवेशन को याद करिए, तो जब हम इसको ज्वाइन करते थे तो ये यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो आपके पास किधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में आएगी, दैट इज़ द माइनस क्यू की वजह से आती थी। अब जब हम लोग प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे तो प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज जाती थी, ये हो गया ई प्लस क्यू। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो जो रिजल्टेंट होता था इनका एंगल बाइसेक्टर, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको एज ए रिजल्ट याद भी रहना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है और उसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड में अपोजिट टू द क्या है आपके वेक्टर पी है। आंसर क्या हो गया, इसके और इसके बीच में एंगल कितना हो गया आपके पास, जो पी है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में एंगल आपका 180 डिग्री हो गया, लेकिन दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहां पे अगर डाइपोल आपके पास है, से निगेटिव चार्ज यहां पे है और पॉजिटिव चार्ज है, डाइपोल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ये ई ए कह रहा है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये होता है 1/4πε0 को हम के लिख दे रहे हैं, तो दैट इज, इसको हटा देते हैं हम, दैट विल बी के पी बाई आर क्यूब होता है, 2p/r क्यूब होता है, एक्सिस पे 2p/r क्यूब होता है। लेकिन अगर इक्वेटोरियल प्लेन पे निकाल रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट पे कहीं इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन पे निकालें तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्यू कह रहा है, ई क्यू होता है आपका के और p/r क्यूब होता है। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है दोनों से कि जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है डबल होती है। किसका डबल होती है, जो इक्वेटोरियल प्लेन में है। यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ई ए जो है दैट इज 2 टाइम्स ई क्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ई ए इज डबल ऑफ ई क्यू, बी ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पे अगर ये जो एरिया आपको दे रखी है, ये एरिया, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा, वेक्टर हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो अगर हम लोग देखें इस तरह से, अगर इस तरह से हम देखें तो आउटवर्ड नॉर्मल हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, प्लेन परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्लेन में है। इसका मतलब जो एरिया वेक्टर होगा यहाँ पे, एरिया वेक्टर डॉट दिखाएंगे हम लोग, इस तरह से बाहर की तरफ आ रहा है, टिप दिख रही है आपको एरो की। इसका मतलब कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया। हम लोग फ्लक्स जानते हैं ई ए कॉस थीटा होता है। अब चूंकि थीटा 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इसके थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका डी सही हो गया। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये साइड है, अगर इस एरिया वेक्टर की बात करें तो ये एरिया वेक्टर का आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ आएगा, और बाहर की तरफ का मतलब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप डायरेक्शन डिफाइन करेगा। तो एरिया वेक्टर अगर हम लिखना चाहें तो एरिया वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर आई कैप, ये हो गया एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपका अल्फा जे कैप।
तो फ्लक्स क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई और ए, तो ई डॉट ए हो गया। अब ई डॉट ए का मतलब हो गया आपका, ये नंबर्स तो किनारे हो जाएंगे, अल्फा ए स्क्वायर और आई डॉट जे कहोगे, और ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है। तो दो ऑर्थोगोनल वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो फिर से आपका डी सही हो गया ना। यहाँ पे असर्शन और रीजन, अब देखिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनफाइनाइट। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और सेंटर पे बात करनी है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, तो सोचिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी, तो वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ये लेंथ ए है सेंटर से और ये ए है, मतलब डाइपोल लेंथ 2a हो गया। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, इस चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने का मतलब डायरेक्शन इधर हो गया, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा E माइनस क्यू की वजह से, मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं के सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, a है, तो a स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अगर प्लस चार्ज है, यहाँ पे किधर, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रखते हो तो ये उसको रिपेल करेगा, फर्दर वो भी उसी डायरेक्शन में आने वाला है, मतलब ये प्लस क्यू की वजह से भी इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो E प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, के सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर लेंगे हम लोग, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड O पे हो जाएगा वो दोनों को ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 2 टाइम्स के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फाइनाइट है, क्योंकि ए फाइनाइट है, क्यू फाइनाइट है, और के की वैल्यू फाइनाइट होती है, तो ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, जो कहा गया है इनफाइनाइट है। क्यों फंसाया गया है, आपको ये कहा गया है, आप सोचिए कि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक्सिस के किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है P पे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सिस पे होता है आपका, दैट इज के 2p बाई आर क्यूब होता है। लेकिन ये फॉर्मूला तब हम लोग यूज करते हैं जब r की वैल्यू a से बहुत बड़ी हो, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन r और a अगर कंपेरेबल हैं, मतलब आप a को निगलेक्ट नहीं कर रहे हो, तब फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं E इक्वल्स टू के 2rp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन देखना है तो डायरेक्शन इसका अलोंग द पी कैप होगा, ठीक है, पी कैप के अलोंग होगा डायरेक्शन। खैर, अगर r बहुत बड़ा हुआ है, अब देखिए ये फॉर्मूला क्यों बताया गया, ये फॉर्मूला देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कहा गया कि r बहुत बड़ा है ऐसे, तो ये फॉर्मूला सही है, ठीक है, ये फॉर्मूला सही है। लेकिन मतलब ये ट्रू हो गया, एज ए स्टेटमेंट ये ट्रू है, लेकिन क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप कहोगे क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है अंदर के लिए। ये वैलिड, ये फॉर्मूला की वैलिडिटी क्या है, ये फॉर्मूले की वैलिडिटी है जब r a से बहुत बड़ा हो, मतलब इसके एक्सिस पे और साथ में a के कंपैरिजन में ना हो। मतलब अगर ये मान लीजिए 1 मिलीमीटर है या 1 नैनोमीटर है, तो ये 1 मीटर, एक है ना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी बहुत बड़ी लेंथ हो जाएगी उसके लिए, तो ये इतना बड़ा है, तब ये फॉर्मूला वैलिड है, मतलब ये फॉर्मूला उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। जबकि कुछ लोग डिसीजन क्या लेंगे, यहाँ r की वैल्यू 0 रख देंगे, और r की वैल्यू 0 रखते ही उनको इनफाइनाइट दिखेगा, तो उनको लगेगा कि वो ट्रू है। यहाँ फंसाया गया है टीचर के द्वारा, है ना, कि गलत तरह से आप जजमेंट यहाँ पे लीजिए जो गलत है। तो इस फॉर्मूले की वैलिडिटी आपको पता होना चाहिए कि इसकी बाउंड्रीज क्या हैं। इस फॉर्मूले की वैलिडिटी r ग्रेटर देन a के लिए, ग्रेटर, मच मच ग्रेटर देन a के लिए है। चलिए आई थिंक समझ में आ गया। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी दे रखा था इसमें। 9। अब बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, वैल्यू दे रखा है, फ्लक्स निकालना है, और आपका एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, और क्या है 2.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो पहले आप डायग्राम बना लिया करिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका
सपोज ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया और इधर जेड एक्सिस होगा। अब आपको प्लेन बनाना है और प्लेन क्या होना चाहिए, पैरेलल टू द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के पैरेलल है प्लेन, साथ में एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। तो यहाँ से आप फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरह से इस तरह से प्लेन एक आप ड्रॉ कर देंगे। कितनी गंदी ड्राइंग हो गई है ना। ये प्लेन ड्रॉ कर देंगे, तो ये प्लेन होगा जिसका एरिया वेक्टर लिखे, तो इसका एरिया वेक्टर इधर कहीं आएगा, ये एरिया वेक्टर होगा। अब सोचिए एंगल के बारे में सोचिए थोड़ा, तो ये पूरा 90 डिग्री है। अब ये पूरा 90 डिग्री है, ये 30 है, तो जाहिर सी बात है ये 60 आ जाएगा, और ये 60 होगा तो ये फिर से 30 हो जाएगा। ए के कंपोनेंट तोड़ लीजिए, ए का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। इधर ये थीटा के पास है वाला कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा ए कॉस 30, और इधर आ जाएगा आपका ए साइन 30 डिग्री। इसका मतलब एरिया वेक्टर अगर आपको लिखना है, इसमें यही चैलेंज था एरिया वेक्टर लिखना, तो ए लिखेंगे आप ए कॉस 30 डिग्री, ए कॉस 30, और किधर की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, तो यूनिट वेक्टर जे कैप देंगे, प्लस का जे कैप। जबकि ये वाला किधर है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो क्या लिखेंगे, प्लस ए साइन 30 डिग्री माइनस आई कैप। तो अब ये सारी वैल्यू प्लेस कर दीजिए यहाँ पे। जब वैल्यू प्लेस करेंगे आप, तो ए हो जाएगा आपका कॉमन, अंदर आ जाएगा आपका आई कैप, पहले लिख दे रहे हैं या वही रहने दीजिए, cos 30 होता है √3/2 जे कैप, और माइनस साइन 30 होता है 1/2 आई कैप हो गया। ये एरिया वेक्टर हो गया। फ्लक्स की बात करनी है, तो फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ई डॉट ए हो गया। वैल्यू प्लेस करिए ई की, और डॉट प्रोडक्ट देखते हैं तो एक्स का एक्स से, ई एक्स ए एक्स, ई वाई ए वाई, ई जेड ए जेड, मतलब आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे का जे से मल्टीप्लाई करेंगे, और के कोफिशिएंट का के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। खैर यहाँ पे आई जे का ही है, तो आई का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया, आई का कोफिशिएंट हो गया 3/5 ई नॉट, ये हो गया ई एक्स। एरिया का एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, तो एरिया का एक्स कंपोनेंट -1/2 है, तो -1/2 हो गया, प्लस फिर क्या करेंगे वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया 4/5 और ई नॉट, और वाई कंपोनेंट एरिया कितना हो गया, अच्छा यहाँ ए भी है, ध्यान दीजिए ए बाहर है, तो ए आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ए, कितना हो जाएगा, दैट बिकम √3/2। अब ये सॉल्व कर लीजिए जो भी आ जाए। यहाँ पे ई नॉट ए नॉट, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू आपकी दे रखी है 0.2 मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करना है। साथ में ई नॉट की वैल्यू दे रखी है आपके पास, ई नॉट की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो आपका आंसर कुछ 157 पॉइंट समथिंग कुछ करके आंसर आता है। देख लीजिएगा इसको ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन ठीक था क्वेश्चन। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। अब देखिए क्या क्या कहा गया है, लेफ्ट सर्कुलर सरफेस से आपका लेफ्ट सर्कुलर सरफेस से आपको फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो अगर हम लेफ्ट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, लेफ्ट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लेफ्ट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, हम लोग कहेंगे, देखिए x पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ x की वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट फेस के लिए x की वैल्यू a प्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका λ² आई कैप। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए राइट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो राइट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लैम्डा, और देखिए राइट फेस के लिए x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 2a हो जाएगा, है ना। तो आप 2a x की प्लेस पे आप क्या प्लेस करोगे, 2a प्लेस करोगे, तो 2a का होल स्क्वायर और आई कैप, दैट मीन्स इट बिकम 4 λ a² आई कैप। तो ये दोनों फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो डिफरेंट है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। एक्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस तो है, डायरेक्शन इंटैक्ट है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब फ्लक्स की बात करते हैं, तो अगर लेफ्ट साइड वाले फेस से फ्लक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, EL और एरिया और एंगल, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो देखिए
यहाँ पे जब एरिया वेक्टर देखेंगे तो आउटवर्ड नॉर्मल इधर की तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो इनके बीच का एंगल क्या दिख रहा है, 180 दिख रहा है। यहाँ पे 180 रख देंगे। EL हमारे पास दे रखा है, कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बस ले रहे हैं, डायरेक्शन ऑलरेडी हमें पता है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ये हो जाएगा लैम्डा ए स्क्वायर। एरिया क्या हो गया, एरिया इस सर्किल का एरिया जिसका रेडियस ए है, तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। फाइनल आंसर कितना आ गया, इट बिकम पाई लैम्डा ए टू द पावर 4। ऐसा यूनिट ऑफ द फ्लक्स क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ई का हो गया न्यूटन पर कूलम और एरिया मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगा, यूनिट निकाल लेंगे आप। अब राइट साइड पे फ्लक्स कितना है, तो राइट साइड पे फ्लक्स लिखेंगे आप, राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एरिया क्या है और एंगल क्या है। तो राइट साइड में देखिए, जो राइट साइड वाला फेस है इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर आएगा, ये एरिया हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, इसका मतलब इसके बीच का एंगल 0 दिख रहा है, यहाँ पे cos 0 रख दे, cos 0 1 होता है। राइट साइड में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 लैम्डा ए स्क्वायर, और एरिया आपका हो गया पाई ए स्क्वायर, cos 0 1 होता है। तो ये सारी वैल्यू प्लेस कर दिया आपने, तो क्या आ गया आपके पास, आपके पास आ गया 4 पाई लैम्डा ए टू द पावर 4 आ गया। तो ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हो गया कॉर्ड सरफेस एरिया से। कॉर्ड सरफेस एरिया में देखिए, एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब फ्लक्स कॉर्ड सरफेस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉर्ड सरफेस से फ्लक्स 0 होगा, बिकॉज या रीजन दे देंगे, थीटा क्या है, π/2 है, 90 डिग्री है, तो रीजन दे देंगे, सिंपल आपका आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे इनक्लोज चार्ज पूछता है ना, इनक्लोज चार्ज अगर पूछता तो कैसे निकालते आप, पहले तो नेट फ्लक्स निकालते और नेट फ्लक्स फिर गॉस लॉ लगा देते, तो आपके पास इनक्लोज चार्ज आ जाता। तो दैट इज अ कंप्लीट पेपर जिसका ये सोल्यूशन है।